नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो पे हम आपसे बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र शेयर के रिलेटेड। दोस्तों, हमने एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें हम पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक आगे देखेंगे, बनाएंगे। तो उसके रिलेटेड हम कुछ वीडियोस बना रहे हैं। इससे पहले हम पीएसयू बैंक के निफ्टी एनालिसिस, जो निफ्टी का इंडेक्स है पीएसयू बैंक्स का, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना चुके हैं। एक वीडियो हम बैंक ऑफ बड़ौदा के रिगार्डिंग भी बना चुके हैं, आप लोगों ने उसको काफ़ी सराहा है। और एक वीडियो हम इससे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग भी बना चुके हैं, जिसको भी आप लोगों ने अच्छा खासा व्यूज़ दिए। मेरे हिसाब से तो अच्छे, जैसे हमारी चैनल की कवरेज है दोस्तों, उस हिसाब से तो हमें अच्छे व्यूज़ मिले हैं। और अब हम एक और वीडियो बना रहे हैं, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र से रिलेटेड। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन बैंक है। आइए देखते हैं, ढंग से समझते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या फंडामेंटल्स और टेक्निकल सेटअप बनता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। इसका आपके साथ खरीदने या बेचने से, स्टॉक की रियल टर्म की ट्रेडिंग से कोई भी औचित्य नहीं है। कृपया करके आप अगर स्टॉक खरीदेंगे तो अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा, अपने डिसीजंस का इस्तेमाल कीजिएगा। और हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र्स नहीं हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लगता क्या है, बहुत ही अच्छा पीएसयू बैंक है दोस्तों। मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है, 83,000 करोड़ से कुछ ज़्यादा की इसकी कीमत है। और देखिए, जिन पार्ट्स को मैंने ग्रीन किया ना, मेरे को बहुत बेहतर लग रहे हैं। एक तो सबसे बढ़िया चीज़ जो मेरे को इस बैंक की लग रही है ना, वो उसका खुद का अपना प्राइस लग रहा है दोस्तों। अभी 56 रुपये की कीमत पर है। आज की डेट में मार्केट चल रही है 11 दिसंबर की, मैं बात कर रहा हूँ 11 दिसंबर 2024 की। ठीक है, स्टॉक का पी अभी भी इंडस्ट्री के पी से कम है। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.5, प्राइस टू बुक वैल्यू बैंक ऑफ महाराष्ट्र के केस में ज़्यादातर 3 तक पहुँच जाती है, यानी कि अभी गुंजाइश है प्राइस को ऊपर जाने की। ठीक है, एक चीज़ और, ये डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है। मतलब एक स्टॉक जो आपको 2.5% का तो डिविडेंड ही दे देता है मोटा मोटी। ठीक है, थोड़ा सा रफ अप्रोक्सीमेशन के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। आरओई देखिए दोस्तों, सरकारी बैंक होते हुए 22% का आरओई दे रहा है। मतलब और क्या चाहिए? ईपीएस ग्रोथ प्लस आरओई, इतना बेहतरीन आरओई। अब ईपीएस ग्रोथ में क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए ना, 3 साल का ईपीएस ग्रोथ आपको 87.6 का मिल रहा है। ठीक है, क्या चाहिए? और इंटरेस्टिंग वैल्यू आप देखिए कि 53 रुपये, यानी कि इस वैल्यू के आसपास ना स्टॉक का जो प्राइस है ना, वो बढ़िया है। ठीक है, वो बढ़िया प्राइस है। और आप देखिए, जब इस 53 रुपये के आसपास का इंटरेस्टिंग वैल्यू और 56 रुपये आज का प्राइस है, यानी कि इससे पहले 53 रुपये जा चुका है ना, किसी ने तो खरीद के 56 रुपये किया है। ठीक है ना, 3 रुपये तो बढ़ाया है ना किसी ने। 3 रुपये बढ़ने का मतलब है, सरकारी बैंक में 3 रुपये का मतलब क्या हुआ? मतलब 5% की इंक्रीज़, यानी कि 43,000 करोड़ की जो मार्केट कैपिटल आपको दिखाई दे रही है, उसमें 5% का मतलब क्या था? 1,000 करोड़। 1,000 करोड़ रुपये तो पैसा डाला गया ना बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तभी तो वो 56 रुपये ये उसका प्राइस हुआ है। ठीक है, तो ये इस बात को आपको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि मीडियन पी जो आ रहा है ना 1 साल का, वो 10.3 है। हम देख लेंगे, सबको पता है ये सारे वैल्यूज़ जो हम लोगों ने दी है, ये स्क्रीनर.इन से ही वैल्यूज़ उठाई हैं। तो मीडियन पी सबको पता चल चुका है, जो हमारे साथ हैं उनको भी पता लग चुका है कि मीडियन पी इंटू स्टॉक का पी इज़ एक्चुअली गिव्स यू द समहाउ आइडिया ऑफ द फेयर वैल्यू। ठीक है, तो मीडियन पी जो 1 साल का दे रहा है, वो दे रहा है 10.3, और उसके हिसाब से फेयर वैल्यू जो आ रही है वो कोई 71 रुपये के हिसाब से आती है। और 3 साल के भी मीडियन पी के हिसाब से भी वैल्यू जो आ रही है, फेयर वैल्यू, वो 64-65 रुपये के आसपास बन के आती है। तो दोस्तों, अब आज की वैल्यू क्या है? 56 रुपये। अगर 3 साल के पी के आसपास भी जाती वैल्यू, तो आपको मोटा मोटी 8 रुपये के आसपास, 9 रुपये के आसपास तो गेंद दे रही है ना। ठीक है ना, 20% का गेन तो यही हो जाता है। और अगर 1 ईयर की पी पर आती है, तो आप इसमें और ऐड कर दीजिए 15 रुपये। ठीक है, तो 15 रुपये का मतलब क्या हो गया? 30% का गेन। तो 30% का रिटर्न तो आपको मिल रहेगा, है ना। अगर मैं कहता हूँ कि ऊपर जा टारगेट भी नहीं है, अगर अपने ही फेयर वैल्यू को भी पकड़ती है, तो क्या बुरा है? 30% तो निकलेगा। अच्छा, आप देखते हैं कि इसकी और वैल्यूज़ क्या हैं और क्या इसमें बेहतरीन चीज़ लग रही है। ठीक है, क्यों इसको मैंने चुना कि मैं एक एक इसमें एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों, अब यहाँ पर अगर हम देखें फंडामेंटल्स में, तो हमें क्या लग रहा है कि इसकी लोन बुक और इसका जो लोन डाइवर्सिफिकेशन है वो बेहतरीन है, सही है। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको वैल्यूज़ दिख रही हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी नीले रंग की वैल्यू है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की है, और रेड कलर की जो वैल्यू है वो एचडीएफसी बैंक की है। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेने के पीछे का मेरे पास मेरा रीज़न क्या था दोस्तों। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
के को जो लेना था ना, उसके पीछे का जो रीज़न था, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था, और वो था, यहाँ पर ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा सॉरी, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं और हम एयू स्मॉल बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है ना, हमारा रिकॉर्डिंग टूल आया हुआ होता है, तो वो मेरा वो स्किप भी नहीं हो रहा, और उसने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया ये वाला टैब। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्यों लिया है दोस्तों, उसके पीछे रीज़न है ये, उसके पीछे रीज़न है ये कि देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की भी मार्केट कैपिटल ये है और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी मार्केट कैपिटल आसपास ही है, मगर पी में फ़र्क देखिए कितना है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को पी मिला है 23 का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 9 का पी भी नहीं मिल पा रहा अभी तक, है ना। तो ये एक, और आप यहाँ पर देखिए कि आर में कितना फ़र्क है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का आर है 13 का, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आर है 22 का। तो यानी कि रिटर्न ऑन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, इक्विटी जो है, वो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बेहतरीन है, मगर पी उसको मिल नहीं पा रहा, ठीक है। और अगर हम ईपीएस ग्रोथ की भी बात देखें, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो ईपीएस ग्रोथ है वो 3 साल की 7% ही है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो मैग्निफिसेंट आप ग्रोथ देखिए 87% ही है, फिर भी इसको पी नहीं मिल पा रहा। तो रीज़न समझते हैं कि क्या ऐसी वजह रही होंगी, क्या इसमें केसेस रहे होंगे कि उसको वो देख नहीं पा रहा, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग क्या है ना दोस्तों, कि हम लोगों ने यहाँ पर ये कंपैरिजन किया है। तो इस कंपैरिजन में एक एचडीएफसी बैंक रखा है, क्योंकि वो सबसे बड़ा बैंक है, बेहतरीन बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक को हमने लोगों ने कंसिडर किया है। साथ ही साथ हमने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को कंसिडर किया है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, एक कासा रेशियो होता है। कासा रेशियो वो क्या होता है कि एक बैंक को कितने सस्ते में लोन मिल जाता है, ठीक है, मतलब कि एक सस्ता पैसा, ठीक है, कि भाई पैसा मिलेगा ना, पैसा बैंकों के लिए क्या फंड रॉ मटेरियल है, उस पैसे को वो आगे इन्वेस्ट करते हैं। सरकारी बैंक होने के नाते बहुत सारे लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करते हैं, और उसी वजह से इसका जो कासा रेशो है वो 50% के आसपास ही है, बहुत बेहतरीन है। तो जितना ज़्यादा होता है कासा रेशो उतना अच्छा होता है। मतलब आप देखिए कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एचडीएफसी बैंक तो इसके आसपास भी नहीं आ पा रहे अभी तक, ठीक है। अगर आप नेट एनपीए की बात करें, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो पैसा डुबा देती हैं, कितना पैसा डूब जाता है, तो उसमें भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक बहुत बेहतरीन मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस दी है। 0.2% का नेट एनपीए, जितना कम होगा उतना बेहतरीन होगा। एचडीएफसी बैंक से भी बेहतरीन है ये इनका जो नेट एनपीए। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी, ठीक है, कि भाई हम जब एवरेज इंटरेस्ट जो दे रहे हैं कंपनी ना, कि भाई जो हमारे पास इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो एफडीज़ में इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, वो कितना इंटरेस्ट हम देते हैं, तो ये भी कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी भी इस एचडीएफसी बैंक की काफ़ी सही है, ठीक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये जो हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इसकी कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी भी अच्छी लग रही है। अच्छा, अब होता है ये CAR, राइट, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब इसमें भी क्या होता है कि भाई कैपिटल है कितनी हमारे पास लोन देने के लिए, ठीक है, तो वो भी एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पर ही है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कह सकते कि अब बहुत कम है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम है ना दोस्तों, अगर ये डाउन जा रही है 12% से कम जा रही है, तो वो सही नहीं होती। तो ये 12% से तो काफ़ी सही है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कंपनी की काफ़ी अच्छी ही समझी जाएगी। कोई इसमें ज़्यादा नहीं ख़राब है कि भाई बहुत ख़राब है HDFC बैंक से या फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से। हालांकि मार्जिन्स जो मैं कहूँगा वो थोड़े कम है, और ये साफ साफ बताता है कि मार्जिन्स कम इसलिए क्योंकि सरकारी बैंक है और इनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो एग्रीकल्चर लोन से भी एसोसिएटेड है, तो इसलिए, और सरकारी बैंक है ना, पब्लिक का कुछ तो काम करेंगे ना, तो इसीलिए इनके मार्जिन थोड़े कम भी है। मगर आप उसी करस्पॉन्डिंग दूसरी तरफ देखिए, इतने कम मार्जिन होने के बाद भी ROA देखिए कितना बेहतरीन मेंटेन कर रखा है, मतलब शानदार ही कहेंगे इसको ROA को, कि 1.5 से अगर ROA सरकारी बैंक का होता है तो इसमें और क्या चाहिए, और आपको एक प्राइस जस्टिफिकेशन के साथ मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसके बाद आगे अगर हम और कुछ देखें तो इतना काफ़ी है फंडामेंटल्स के रिलेटेड। और अगर सीधा बैलेंस शीट पे चलते हैं, तो अगर हम बैलेंस शीट के हिसाब से भी देखें ना दोस्तों, तो यहाँ पर हमें जो बैलेंस शीट बोरोइंग मिल रही है वो 2,78,000 करोड़ की बोरोइंग है। अच्छा, अब इसकी देखते हैं बोरोइंग कितनी है, तो इनके पास तो बोरोइंग है ही नहीं सर,
एयू स्मॉल फाइनेंस के पास तो 92,000 करोड़ की बोरविंग की, यानी कि बैंक मतलब कितना लोन दे सकता है, बांट सकता है लोन। उसके पास पैसा भी तो होना चाहिए, रॉ मटेरियल भी तो होना चाहिए आगे माल बनाने के लिए। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास 3.25 लाख करोड़ रुपए पड़े हैं लोन देने के लिए, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए तो 92,000 करोड़ ही पड़े हैं, जबकि मार्केट कैप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बैंक ऑफ महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब देखते हैं इतना पैसा किस किस बैंक के पास है। तो इतना पैसा जिस बैंक के पास है ना, उसका नाम है बैंक फेडरल बैंक। फेडरल बैंक को अगर हम देखें दोस्तों, तो फेडरल बैंक की बैलेंस शीट में जो बोरोइंग है वो 277 है, और इनके पास जो है बोरोइंग बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास जो बोरोइंग है वो 278 है, यानी कि 1000 करोड़ तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास अभी भी ज़्यादा है। और फेडरल बैंक को जो हम लोगों ने पी दिया है वो 12.5 का दिया है, 12.5 से थोड़ा ऊपर ही है, ठीक है। और ईपीएस ग्रोथ इसकी भी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, 24 की ईपीएस ग्रोथ दे रहा है, जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको मैग्निफिसेंट 87% से ज़्यादा की ईपीएस ग्रोथ दे रहा है, ठीक है। 16 का पी दे रहा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखें बैंक ऑफ फेडरल बैंक का क्या है, तो फेडरल बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू का भी गैप कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 1.9 का मैक्सिमम रहा है और इस टाइम 1.7 ही चल रहा है, तो कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। इवन तो अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र का गैप देखें दोस्तों, तो अगर मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का गैप देखूं तो एक अच्छा खासा एक सिग्निफिकेंट गैप दिखता है, क्योंकि ये 2.7 तक का इसका हाईएस्ट गया है, 2.9 तक का हाईएस्ट गया है, और अभी भी डिक्लाइनिंग पे ही दिखा रहा है, विच इज़ 2 अप्रॉक्सीमेटली, राइट। तो गैप है यहाँ पर अच्छा खासा। तो अब ये बात नहीं है कि आज ही जाओ और बैंक ऑफ महाराष्ट्र खरीद लो, देखते हैं टेक्निकल सेटअप क्या कहता है। तो टेक्निकल सेटअप में दोस्तों अब मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिख रहा हूँ, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और इसको हम कर देते हैं 1 आवर का, 1 डे का चार्ट, ठीक है दोस्तों। तो 1 डे के चार्ट में अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सुपर ट्रेंड तो पॉजिटिव दिखा रहा है, बहुत अच्छी बात है, और ये भी ठीक ही दिखा रहा है। अच्छा, अब ज़रा समझने के लिए ना थोड़ा वीकली सेटअप से देखते हैं। तो वीकली सेटअप पे तो नो डाउट एक बहुत बढ़िया सेटअप बन चुका है दोस्तों, और ये सेटअप अपने को पैसे बना सकता है, मगर मैं इस सेटअप को पूरी तरह से अभी नहीं देख रहा, अभी मैं बहुत रीसेंट ही वे में देखूंगा कि क्या लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम रीसेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना दोस्तों सेटअप को, तो अपने को लग रहा है कि इस लेवल पर आकर यहाँ कंसोलिडेशन हुआ है और यहाँ से डिमांड भी जनरेट हुई है, ठीक है। ये यहाँ तक अगर गया तो यहाँ से तो एक मैसिव डिमांड आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ ये एक रैली पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये तो एक बहुत बेहतरीन डिमांड जोन है, ठीक है। तो यहाँ तो मैं लिख देता हूँ कि बॉटम में लिख देते हैं कि भाई ये तो है हमारा एक डिमांड जोन, ठीक है। ये तो हमारा डिमांड जोन बन गया। और उसके बाद अगर हम देखें वीकली के बेसिस पे, तो सप्लाई जोन हमें ये शायद पता नहीं मैंने कब बनाया होगा, और मगर यही सप्लाई जोन लग भी रहा है। तो मैंने इस पर काफ़ी पहले निवेश किया था, और उसके बाद फिर मैंने काफ़ी समय से इसमें निवेश नहीं किया, और यही मेरे को बल्कि यही कहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे डोजी बन चुकी है, ये यहाँ से यहाँ तक का ना ये पूरा, ये मेरे को इसका एक सप्लाई जोन लग रहा है वीकली पर। और दोस्तों अगर ये यहाँ से निकल गया तो लिटरली ये अपने को यहाँ से ये एक सेल जोन अपने को दिखता है, ठीक है। तो ये तो हमारा एक मोटा मोटा हेलीकॉप्टर व्यू था। और उसके बाद अगर हम डेली पर आएँ, तो डेली के उसमें भी हमको काफ़ी जोन्स दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो मेरे को तो ना दोस्तों ये अभी भी एक, देखिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर डाउन भी गया तो इस रेंज पे आ जाएगा, गैप फिलअप का ही बनता है, और तो एज सच मतलब इस जगह से तो दोबारा अपने को डिमांड देखने को मिल जाएगी इसमें, ठीक है। यहाँ से तो एक डिमांड जनरेट होएगी होएगी, और डेली जोन पर ऐसा हो सकता है कि ये एक लेवल आपको दिख जाए, क्योंकि ये एक ना, मगर एक बार बताऊँ, यहाँ पर आम आदमी बेचेगा और समझदार आदमी खरीदेगा, ठीक है। ये एक सेल जोन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अगर और छोटा अगर किया जाए ना, तो वैसे तो नो डाउट एक ये भी एक सेल जोन की तरह ही कंसिडर होगा,
ठीक है, तो इसको सीधा ही रख देते हैं। तो ये भी एक सेल जोन ही हमारे हिसाब से कंसिडर होगा। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये ठीक है, ये सब एक सेल जोन्स हैं रेड कलर से जितने भी मैंने करे हैं, और ग्रीन कलर वाले सारे के सारे डिमांड जोन लग रहे हैं। तो ये देखो दोस्तों अपने को सेटअप लग रहा है। और अगर मैं इसको 2 आवर की कैंडल में भी देखूँ तो लगभग यही रेंज निकल कर आ रही है 50 रुपये के आसपास। हालांकि ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, ये वाला डोजी जो वही है 50 रुपये के आसपास, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको मार्क कर दूं तो ये है ना, इसको अगर मैं ग्रीन से कर देता हूँ, ब्लू से कुछ भी कर देते हैं, तो ये जो है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन लिख रहा है। ठीक है, ये जो एरिया है, और थोड़ा सा छोटा रखते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा टेक्निकल सेटअप। और ये जो सेटअप मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये सेटअप मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, आज है हमारी 11 तारीख को हमने किया। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो 11 दिसंबर 2024 को मैंने ये सेटअप बनाया है, और मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों कि आने वाले समय में ये एक अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। आप निवेश करने से पहले कृपया करके एक अच्छे एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा, और स्टडी कीजिए, ये मेरी स्टडी बोलती है। और आगे देखते हैं क्या होता है। अगर आप वीडियो को अंत तक देख चुके हैं दोस्तों, तो अंत तक देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।